हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल। सब लोगों ने, बहुत बच्चों ने मुझसे ये पूछा था कि हम बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या कर सकते हैं, बॉयज़ क्या कर सकते हैं, गर्ल्स क्या कर सकती हैं। मोस्ट कॉमनली जो मिसकंसेप्शन रहता है वो ये रहता है कि बीएससी नर्सिंग सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, आगे उनके लिए सिर्फ लड़कियों के लिए ही चीज़ें होती हैं, जॉब्स होती हैं। जो एम्स नॉर्सेट का एग्ज़ाम है उसमें 80-20 का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसकी वजह से बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन फैल गया है। हर जगह पे 80-20 रिजर्वेशन नहीं होता। सिर्फ एम्स नॉर्सेट या कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें वो पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पे 80% जो सीट्स हैं वो लिए रिजर्व्ड है और 20% सीट्स आपकी मेल्स के लिए रिजर्व्ड है। हर जगह ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है, वरना जो जॉब्स आपकी गर्ल्स कर सकती हैं सेम वो बॉयज़ भी कर सकते हैं, बस आपको एग्ज़ाम क्लियर करना। अब देखो, बीएससी नर्सिंग जो है वो एक ग्रेजुएशन कोर्स है। आप ग्रेजुएट हो जाते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद। अगर आप चाहते हो कि मुझे अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी है या फिर मुझे मास्टर्स करनी है, पीजी करना है, पीएचडी करना है या और कोई भी अपनी आपको आगे एजुकेशन परस्यू करनी है, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी डिग्रीज़ हैं। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो मोस्ट कॉमन लोग चुनते हैं आज के टाइम पे वो एमएससी चुनते हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग आपने की तो एमएससी नर्सिंग उनको लगता है कि एक आगे बहुत इजीली अवेलेबल कोर्स है, लेकिन एमएससी नर्सिंग को करने के लिए कुछ रूल्स और कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो सेट होते हैं ऑलरेडी। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो तो क्या होता है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसके बिना क्लिनिकल एक्सपीरियंस या जो भी टीचिंग का एक्सपीरियंस, वैसे के बिना आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट कॉलेज से एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको चाहिए होता है कुछ एक्सपीरियंस। जो एम्स है, एम्स एमएससी नर्सिंग एग्जाम है या कुछ अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वो ये डिमांड नहीं करते एक्सपीरियंस चाहिए। वो क्या होता है, जैसे बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है वैसे ही एमएससी नर्सिंग का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप उसको क्वालिफाई करके उससे सीट ले सकते हो और आगे अपनी एमएससी को परस्यू कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ठीक है, आप एमएससी कर सकते हो। सेकंड, एक बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है बीएससी नर्सिंग के बाद, वो है एनपीसीसी, नर्सिंग प्रैक्टिशनर का जो कोर्स होता है। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। बहुत अच्छी स्कोप हो जाती है आपकी, टीचिंग में जा सकते हो आप। एनपीसीसी करने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको आप खुद प्रिस्क्राइब कर सकते हो विदाउट एनी डॉक्टर्स एडवाइस। अब एज अ नर्स आपका क्या रोल होता है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा जो मेडिसिन, वो आपको क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है पेशेंट को। बट जब आप एनपीसीसी क्वालिफाई कर लेते हो, इसको कंप्लीट करने के बाद आप क्या हो जाते हो, एक नर्स प्रैक्टिशनर बन जाओगे। नर्स प्रैक्टिशनर का क्या काम है, नर्स प्रैक्टिशनर इंडिपेंडेंटली आपको डायग्नोज कर सकता है आपकी एक्यूट कंडीशंस को, आपको डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए ऑर्डर कर सकता है। मेडिकेशंस है, कुछ ऐसी मेडिकेशंस है जो वो एक्यूट कंडीशन के लिए प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। बट सैडली इंडिया में ये कोर्स इतना अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, इतना इसको कहीं पे भी आप कह सकते हो कि ज़्यादा डिमांड में नहीं है। कोई भी, मैंने आज तक किसी हॉस्पिटल में नर्स प्रैक्टिशनर के लिए अलग से जो पोस्ट है वो नहीं देखी है। एनपीसीसी करने के बाद भी मैंने अपने कॉलेज में देखा है कुछ सीनियर्स को, एनपीसीसी करने के बाद भी वो नर्सिंग ऑफिसर की ही पोस्ट पे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट और बहुत सैड सी बात लगती है मुझे कि आप इतने हाईली क्वालिफाई होने के बाद भी जो कोर्स आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपको इंडिया में पोस्ट देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स की अलग से जॉब होती है। अनटिल एंड अनलेस आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल की, डॉक्टर की वहाँ पे नीड नहीं है तो नर्सिंग प्रैक्टिशनर उस चीज़ को टैकल कर सकती है। बस एनपीसीसी आप कर सकते हो। आने वाले टाइम में ये काफ़ी बढ़ भी सकता है, काफ़ी अच्छा स्कोप है इसके अंदर। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ्स इनकी ड्यूरेशन के होते हैं जो आप बीएससी नर्सिंग के बाद कर सकते हो। मोस्टली इसमें क्या इंक्लूडेड होता है, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। व्हाट इज़ स्पेशलाइजेशन कोर्स? तो स्पेशलाइजेशन कोर्स एक इस तरह का कोर्स होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अब आप एमएससी कर रहे हो, आप एमएससी किस चीज़ से करते हो, उसमें भी तो आप एक स्पेशल सब्जेक्ट पकड़ते हैं ना, एमएससी ओबीजीवाई, एमएससी पीडियाट्रिक्स, एमएससी साइकेट्री, ऐसे करते हो। ऐसे ही कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स होते हैं, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर में हो गया, किसी भी चीज़ में इस तरह के काफ़ी सारे कोर्सेज हो सकते हैं, आप वो कर सकते हो। ठीक है, एक होता है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, वो आई थिंक 6 to 7 मंथ कोर्स होता है, आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद आप इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, एज एन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स आप हॉस्पिटल में एक
पोस्ट होती है उस पर भी वर्क कर सकते हो। गवर्नमेंट में भी इसका काफ़ी स्कोप है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे भी काफ़ी सारे ICNs हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आप PhD भी कर सकते हो, MPhil भी कर सकते हो। नर्सिंग के बाद आप एजुकेशन बहुत लंबी खींच सकते हो। आपको अगर एजुकेशन लेनी है तो आप बहुत आगे जा सकते हो एजुकेशन की फील्ड में। आप रिसर्च वर्क में भी जा सकते हो। अगर आपको मन है कि आप नर्सिंग रिसर्च करना चाहते हो, आप आगे जाके नर्सिंग रिसर्च में भी पार्ट ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। बात हम करते हैं जॉब की। अब मेन क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स का मेन मोटिव क्या होता है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद जॉब चाहिए होते हैं। देखो, प्रोफेशनल कोर्स का सबसे अच्छा जो एडवांटेज है वो यही है कि आप ग्रेजुएशन के डायरेक्ट बाद आप एक अच्छी पेइंग जॉब आप ग्रैब कर सकते हो। आपको PG के लिए वेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। आप ग्रेजुएशन करते ही आप एक अच्छी जॉब ले सकते हो। पहली तो है, सबसे कॉमन जॉब चूज़ करते हैं वो होती है आपका क्लिनिकल सेक्टर में एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम करना। तो सबसे पहले अगर आप जैसे ही आपने BSc नर्सिंग की, आपको रजिस्ट्रेशन आने में कुछ टाइम लगता है। रजिस्ट्रेशन आते ही आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो। भी उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर की मैं अभी बात कर रही हूँ, प्राइवेट सेक्टर में ऐसे होता है, तो आप वहाँ पे जॉब कर लोगे। बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब भी आप कैसे करोगे। देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ ऐसी जॉब्स होती है जो एक्सपीरियंस मांगती हैं, और मोस्टली कैसी जॉब्स होती हैं जो एक्सपीरियंस नहीं मांगती हैं। फॉर एग्जांपल, जो लोग JNM करते हैं उनसे क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंस मांगा जाता है, बट BSc करने के बाद 90% ऑफ एग्जाम्स आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं। वो अलग बात है कि अगर आप SNO के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की अगर पोस्ट है, तो उसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी होता है। बट नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए 90% केसेस में मैंने यही देखा है अब तक की अपनी जर्नी में कि 90% जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कोई एक्सपीरियंस किसी भी तरह का नहीं मांगते हैं आपसे। आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ग्रैब करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो BSc नर्सिंग को क्वालिफाई करने के लिए, BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आप कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगी, वैसे ही नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना पड़ता है। मैं कुछ एग्ज़ाम्स की आपको लिस्ट बता देती हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम निकलते हैं इंडिया में। सबसे पहला और जो सबसे हाइड एग्ज़ाम है इंडिया का वो है NORCET, जो कि एम्स की तरफ से होता है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स हैं उन सब के लिए अब एक ही एग्ज़ाम होता है, NORCET। NORCET है क्या? नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है? एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स हैं उन सब के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट करवाता है। इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, एक प्री और एक मेंस। पहले आपको NORCET प्री क्लियर करना पड़ता है, फिर जो बच्चे NORCEट प्री को क्लियर करते हैं वो सिलेक्ट करती है। जितनी आपकी सीट्स हैं उनके कुछ गुना NORCEट प्री में से सिलेक्ट किए जाते हैं। फिर वो बच्चे NORCEट मेंस को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। NORCEट मेंस के बाद कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सीट्स मिलती है। सेकंड होते हैं हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल DSSB जो है वो एक दिल्ली में होता है। वहाँ पे आप दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो आप वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर सकते हैं। कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो ऑटोनोमसली अपना खुद का एग्जाम करवाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन। फिर हम बात करते हैं ESIC की। ESIC का एक एग्जाम होता है, वो भी बहुत अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एग्जाम होता है, रूल्स वहाँ पर फॉलो होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की। आजकल हर जगह मोस्टली सेम ही सैलरी चलती है। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स सच एज HSSC हो गया, OSSC हो गया ओडिशा के लिए, BPSC हो गया, KGMU का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया, डॉक्टर RML हॉस्पिटल का, KSSCI का एग्ज़ाम हो गया। काफ़ी सारे आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी क्लियर कर सकते हो। उनका भी सेम ही प्रोसीजर होता है। जगह पे आपको 2 स्टेजेस देखने को नहीं मिलती, एक ही स्टेज होती है कई एग्ज़ाम्स की, वो आपको क्लियर करना तो उसके बाद कोई इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं आज के टाइम पे। तो सीधा क्या होता है, आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है डायरेक्टली एग्जाम देने के बाद, DV कराने के बाद। आपका गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? टीचिंग करना। टीचिंग मेनली क्या होता है, उसमें आपको MSc करनी पड़ती है। इसे भी स्टार्ट कर सकते हो, कुछ टाइम का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। BSc करने के बाद आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग करने के लिए, तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉलेज में आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है तो यू कैन टीच। आपको ये नहीं है कि आपको B.Ed करनी पड़ेगी, नहीं। BSc करने के बाद कुछ रूल्स होते हैं, अलग अलग कॉलेज के अपने अपने रूल्स हैं। आप 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस लो,
ठीक है, आप टीचिंग करने चले जाओ, आप टीचिंग कर सकते हो। फिर आगे आपको अगर ये है कि मुझे टीचिंग लाइन में ही रहना है तो आप क्या कर सकते हो, MSc कर सकते हो, फिर PhD कर सकते हो। ये करके आप प्रोफेसर तक की पोस्ट पे जा सकते हो। ठीक है, आप प्रोफेसर तक की पोस्ट पे आराम से जा सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी पड़ती, बस वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि उनको बाहर जाना है, मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ में जाना है, वहाँ पे जाके सेटल होना है, तो नर्सिंग उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिफ्थ आपको मैं ऑप्शन बताती हूँ, अब्रोड जाना, जो बहुत डिमांड में है आजकल। बात सुनो, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, मेरा मानना ये है कि अगर आपकी होम कंट्री में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है नर्सिंग करके, तो वो बेस्ट चीज़ है। क्योंकि आप बाहर जा रहे हो तो बाहर जाने में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। ठीक है, BSc नर्सिंग करने के बाद क्या होता है, आप इजीली यहाँ से कुछ प्रोसीजर्स होते हैं वो क्लियर करके आप इजीली वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हो, किसी भी कंट्री में जहाँ आप जाना चाहो। हर एक कंट्री का अपना अलग प्रोटोकॉल है। कुछ कंट्रीज़ क्या करती है, कुछ कंट्रीज़ डिमांड करती है कि आप वहाँ पे जाके एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करो। फॉर एग्जांपल आपका NCLEX हो गया, ठीक है, वो डिमांड करती हैं कि आप वो क्लियर करोगे तभी वहाँ पे आप लाइसेंस नर्स बन सकते हो। कुछ कंट्रीज़ ऐसा डिमांड नहीं करती, वो यहाँ से ही सारा प्रोसीजर आप करके जा सकते हो और आप वहाँ पे ग्रैब कर सकते हो एक जॉब। मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हो जो आपको 2.5-3 लाख ही पे कर रही है, तो अगर आपके पास इंडिया में गवर्नमेंट जॉब है तो वहाँ पर जाना एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आपको बाहर जाना है तो किसी ऐसी कंट्री में जाओ कि जो हाईली पे करे। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत हाई सैलरी पे करती हैं। ठीक है, वहाँ पर जाने के लिए आपको उनके कुछ अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी। जब आप अब्रोड जाने की तैयारी करोगे या फिर अगर आप अब्रोड जाना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या है, अगर आप यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हो तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप अब्रोड चले जाओ। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सेक्टर्स आपको उतना पे नहीं करते और आपके लिए वहाँ पे स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत अंडर पेड होता है वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ का काम। सेकेंड थिंग, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो किसी ऐसी कंट्री में जाओ जो बहुत हाई सैलरी पे। तो अगर जाना चाह रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, तो आप बाहर जाओ, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बट अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर पहले ट्राई करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि मैं अपनी होम कंट्री में ही रहूँ, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर को ज़रूर ट्राई करो। वहाँ पे ट्राई करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो वो बेस्ट चीज़ है। कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप BSc नर्सिंग के बाद कर सकते हो और ये जेंडर न्यूट्रल है, इनमें बॉयज़ और गर्ल्स का कोई डिवाइडेशन नहीं है। समझ रहे हो कि बस कुछ चीज़ें ऐसी, देखो रिजर्वेशन हमारी कंट्री में हमेशा से है, उसको देख के डिमोटिवेट मत हो कि रिजर्वेशन है, 80-20 है, ये है वो है। तुमको एक सीट चाहिए, जो पढ़ने वाला इंसान होता है ना वो कर लेगा। मैंने भी खुद जनरल से फाइट किया, मुझे भी बहुत यही लगता था कि रिजर्वेशन है, ये है वो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब जो है वो कंट्री में है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर तुम इस चीज़ को बहाना दे रहे हो कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए नहीं, तो तुम उतना तो पढ़ो। लगते हैं मेरे साथ बहुत सारे लड़के, मेरे साथ इवन आपको मैं KGMU में बता दूँ, मेरे डिपार्टमेंट में अभी जो न्यू ज्वाइनिंग हुई है उसमें सिर्फ 4 लड़कियाँ, बाकी सारे लड़के ज्वाइन हुए हैं। उन्होंने, हाँ, वहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया अलग है, जो भी है वहाँ पे भी फीमेल्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती है। उस चीज़ को देखकर डिमोटिवेट मत हो। मैंने आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस बता दिए हैं जो आप नर्सिंग करने के बाद आप उनको फॉलो कर सकते हो और एक अच्छा करियर बना सकते हो। कुछ टाइम लगता है, एकदम से सब कुछ नहीं होता। आप ये सोचोगे कि BSc नर्सिंग करते ही एकदम से मैं सेटल हो जाऊँ या मेरे हाथ में कोई आके नौकरी रख देगा, कोई मुझे एकदम से बाहर भेज देगा, ऐसे नहीं होता है। हर एक फील्ड में हर एक इंसान की अपनी अलग स्ट्रगल होती है, उसको करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। जब आप उन सारी स्ट्रगल से निकल जाते हो तभी जाके कुछ आपको आगे मिलता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना, नर्सिंग करते हुए दिमाग में रखना। ये मत सोचना कि BSc नर्सिंग बहुत आसान है, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि BSc नर्सिंग आसान है। पढ़ाई आपको उतनी ही करनी पड़ती है जितनी आप किसी और फील्ड में करोगे। बिल्कुल गहराई तक जाना पड़ता है। आपको बाहर जाना है तो भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको गवर्नमेंट जॉब करने तो भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई से बचने का दूसरा कोई तरीका है नहीं। बहुत अच्छा कोर्स आप चूज़ कर रहे हो BSc नर्सिंग, बहुत अच्छी स्कोप है इसके आगे जितने भी करियर ऑप्शंस हैं, कुछ और भी हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगी। आज के वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको किसी और चीज़ के बारे में मुझसे जानकारी चाहिए, आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।